स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम। नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी पेरिस ओलंपिक की, क्योंकि बीते कल ही नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया है और किस तरीके का रहा उनका ये कारवां और कितनी मेहनत होने लगी, इस पर हम करेंगे चर्चा। इसके साथ ही अगर बात करें तो संसद में सत्र अभी भी लगातार जारी है। 12 तारीख तक ये सत्र चलेगा। आज कौन कौन से प्रस्ताव सामने आएंगे और कौन कौन से बिल पेश किए जाएंगे, इस पर करेंगे बात। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो नीट परीक्षा को स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा भी कई सारी अहम खबरें हैं जिन पर रहेगी नजर। और अगले 1 घंटे में स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। और अगले 1 घंटे पावर पैक शो रहने वाला है, क्योंकि दुनिया और देश भर की तमाम खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। जिस तरीके से कृतिका ने बताया कि नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर ने भारत को दिलाया है पहला रजत पदक और अपने ही रिकॉर्ड को किया है ध्वस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्कृष्टता का साक्षात उदाहरण है नीरज चोपड़ा। और इसके साथ साथ आज कुश्ती में अमन सहरावत से भी रहने वाली है उम्मीदें पेरिस ओलंपिक में। इससे जुड़ी तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। साथ साथ संसद के बजट सत्र की भी बात करेंगे। आज 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं लोकसभा में, उसके बारे में आपको तमाम जानकारी देंगे। संवाददाताओं को जोड़ेंगे। इसके अलावा आज से शुरू हो रहा है देश भर में हर घर तिरंगा अभियान और 15 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि आप सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय एंटरटेनमेंट और कारोबार जगत से खबरें होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने दिलाया भारत को पहला सिल्वर मेडल। 2 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतकर रचने वाले नीरज के लिए उनके गांव से लेकर पेरिस तक जश्न। डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीरज ने कहा, अपने देश के लिए मेडल जीतने की है खुशी। ओलंपिक में आज अमन सहरावत से कुश्ती में कांस्य पदक की उम्मीद, वहीं विनेश फोगाट की सिल्वर मेडल देने की अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज 11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी 2024 परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर करेगा सुनवाई। तमाम परेशानियों के चलते परीक्षा को स्थगित करने की गुहार। आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, ये आज होगा साफ। सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनाएगा फैसला। न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ऑकलैंड में नागरिक अभिनंदन समारोह में होंगी शामिल। यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते के लिए होंगी रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करना। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 सहित 4 विधेयक होंगे पेश। 2 विधेयकों पर होगी चर्चा, वहीं राज्यसभा में प्राइवेट विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। अभियान के दौरान कई कार्यक्रमों का भी आयोजन। प्रधानमंत्री ने सेल्फी अपलोड करने का किया आह्वान। अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने 10 सितंबर को चुनावी बहस के लिए जताई सहमति। एबीसी पर ट्रंप और हैरिस होंगे आमने सामने। जी हां, नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। नया सवेरा की शुरुआत ही करते हैं खुशखबरी के साथ, पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ। तो बिल्कुल आखिरकार अब नीरज चोपड़ा ने वो कमाल कर दिया है जिसकी हम सभी उम्मीद लगाए बैठे थे। भले ही मेडल का रंग सिल्वर है, लेकिन नीरज ने भारत के खाते में 5वां मेडल
डाल दिया है। क्यों भावना? बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने, बेहद ही खुशखबरी है और टोक्यो ओलंपिक के बाद ये दूसरा ओलंपिक है जब नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक के बाद इस बार पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई और लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। तो कृतिका कहीं ना कहीं इतिहास रच दिया है नीरज चोपड़ा ने। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए तो नीरज की जो बीते कल की शुरुआत रही वो फाउल के साथ थी, लेकिन दूसरे प्रयास में अपने इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नीरज करते हुए नजर आए। व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले नीरज तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं और उनसे पहले सुशील कुमार और पीवी सिंधु ये कारनामा कर चुके हैं। तो वहीं व्यक्तिगत स्पर्धा की अगर बात करें तो 2 पदक जीतने वाले वो चौथे खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनसे पहले सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तो देश भर में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है और हो भी क्यों ना, नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जो लाए हैं भारत के लिए। जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में मेडल जीता है, जो अपने आप में एक इतिहास है। बिल्कुल, पेरिस में हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं, जहां उन्होंने नीरज चोपड़ा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में नीरज चोपड़ा ने क्या कुछ कहा है अपने प्रदर्शन को लेकर, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी फिर से इतिहास रचा। नीरज, कितना उत्साह था इस समय पूरा अरेना आपके लिए एकदम जोश था, लबरेज था और आप वेव कर रहे थे कि चिल्लाइए चिल्लाइए। किस तरह से आपने पूरे इवेंट को एंजॉय किया? नहीं, इवेंट तो काफ़ी अच्छा था, तगड़ा कंपटीशन था और बिल्कुल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब क्राउड हो, और बिल्कुल क्राउड बहुत अच्छा था और कंपटीशन भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा। वही है, अरशद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई और अपनी भी थ्रो वही ये कोशिश कर रहा था कि बहुत अच्छे से हो, लेकिन एक ही थ्रो न पाई, बाकी तो फाउल थी। अब वो रनवे वगैरह पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। नीरज, हिंदुस्तान से फोन आ रहे थे, आपका मैच कब है, आपका मैच कब है? इतना एक्साइटमेंट है, इतना बड़ा बना दिया आपने इस गेम को, कितना प्राउड फील होता है? नहीं, बहुत अच्छा होता है जी। एक टाइम पे जेवलिन को कोई जानता नहीं था और अभी आज ऐसा मौका आ गया कि लोग रात को जाके देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही है कि ऐसे ही सपोर्ट रहेगी तो और अच्छा करेंगे, मेहनत अभी करेंगे। ये तो दिन है, कभी किसी खिलाड़ी का दिन होता है, कभी किसी का, लेकिन हम मेहनत करनी नहीं छोड़ेंगे और अभी आगे और भी कंपटीशन आते रहेंगे, उनमें फिर मेहनत करके और अच्छा करेंगे। 90 का जो आपका एम है, 92 कर दिया नदीम ने, तो अब तो उससे ऊपर का टारगेट होगा? नहीं, मेरा किसी कोई जो थ्रो, और सब अपनी थ्रो करते हैं, सब अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, किसी को देख के मुझे नकल नहीं करनी है। मेरा अपना तरीका है, भले ही 90 कब होगी नहीं होगी वो चीज़ अलग है, लेकिन और ऐसा नहीं है कि हमेशा 90 से ऊपर ही मेडल जाता है। सबसे मेन होता है कि आप उस दिन कैसे परफॉर्म करते हो और उस दिन किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करते हो, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी होता है और उस चीज़ पे काम करेंगे। और किसी की थ्रो देख के मुझे ऐसा नहीं करना है कि हाँ उसने मारा तो मुझे ही मारना है, वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है और वो जब होना होगा हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे नीरज चोपड़ा, जो बता रहे थे कि कितना बड़ा पल था उनके लिए और उन्होंने आज जो अचीव किया, ये ना केवल उनके लिए, पूरे देश के लिए सेलिब्रेशन का मौका है। कैमरा संतरी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, पेरिस। तो पूरा देश इस समय गौरवान्वित है क्योंकि भारत का छोरा लेकर आया है रजत पदक। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर पानीपत यानी कि उनके घर पर, नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न का माहौल है। लड्डू खिलाकर और आतिशबाजी से हर किसी ने नीरज की जीत का जश्न मनाया। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। गोल्ड मेडल जीतने में वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन सीजन बेस्ट उन्होंने दिया, कमाल का थ्रो किया। और आप देख सकते हैं हम उनके गांव पानीपत में हैं और यहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रहा है। आप देख सकते हैं मिठाइयाँ वहाँ पर बट रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और आतिशबाजी आप देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने भारत को पेरिस ओलंपिक्स में एक और मेडल दिलवाया है। सिल्वर मेडल वो जीतने में कामयाब हुए हैं और ऐसा शायद ही पहली बार हुआ हो कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद किसी खिलाड़ी ने इंडिविजुअल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आतिशबाजियां चल रही हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं और नीरज का जो गांव है वो खुश है। वो ये कह रहे हैं कि अगर गोल्ड नहीं मिला था कोई बात नहीं, लेकिन सिल्वर मिला है, एक मेडल मिलना ओलंपिक में बैक टू बैक,
ये बहुत बड़ी बात होती है। आतिशबाजियां हैं यहाँ पर, गांव के लोग, रात का यहाँ पर 1 से ऊपर बज रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी लोग हैं, यहाँ पर भीड़ उमड़ी है और नीरज को वो बधाई देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं 1 बजे के बाद भी यहाँ पर काफी भीड़ उमड़ी है। सभी लोग जश्न मना रहे हैं, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नीरज का गांव तैयारी कर रहा है कि अगले ओलंपिक में नीरज बेहतर प्रदर्शन करेंगे और गोल्ड एक बार फिर लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये संतुष्ट है यहाँ गांव के लोग, वो कह रहे हैं कि गोल्ड ना सही सिल्वर भले ही मिला है। नीरज के गांव से, पानीपत से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और नीरज चोपड़ा के पिता ने कहा है कि ये बेहद ही खुशी का पल है, तो वहीं नीरज के चाचा ने कहा कि वो आगे काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चाचा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले डीडी न्यूज में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी उपलब्धि, टोक्यो में गोल्ड जीता था, अब सिल्वर मेडल। जी बिल्कुल, लगातार हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये भी एक बड़ी खुशी की पल है हमारे देश के लिए कि हम लगातार टोक्यो में गोल्ड जीता था और पेरिस में सिल्वर जीत पाए हैं। ये अपने देश के लिए बड़ी खुशी के पल है। लेकिन 4 फाउल हो गए। आपको लगता है, हमेशा हमने देखा है कि बड़े इवेंट के, बड़े मैच के प्लेयर हैं नीरज, शुरुआत उनकी अच्छी हो जाती है तो बड़ा स्कोर करते हैं। वो 4 फाउल, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड से इसीलिए थोड़ा सा चूक गए? फाउल का भी प्रेशर आ जाता है, लेकिन मोस्टली जैसे आज उसने इतने फाउल किया, ऐसे कभी करता नहीं। वो इवेंट में लास्ट की थ्रो तक भी खींच के लेके जाता है मैच को, और ऐसा उसने कई बार किया है। सैफ गेम में वो 5वीं थ्रो तक भी वो कहीं मेडल टैली में नहीं था, लेकिन उसने जब लास्ट की अपनी थ्रो की तो फिर वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। मैं सुन रहा था यहाँ पे काफी लोग कह रहे थे, अरे कोई बात नहीं, 2028 में फिर से गोल्ड आएगा। देखो, आगे की तैयारी करेगा, आगे के लिए पूरा मतलब दुगनी मेहनत करके प्रिपेयर होकर जाएगा। करेगा क्योंकि स्टैंडर्ड काफी बढ़ गया है। पहला जो मेडल आया था वो 87 प्लस मीटर में आ गया था, लेकिन अब की बार आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड 93 मीटर के करीब में आया है। तो और कंपटीशन बढ़ गया है, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थ्रो बढ़ानी पड़ेगी, तभी मेडल टैली में खड़े पाएंगे अपने खुद को। नीरज थोड़ा सा निराश नजर आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उनको अगर वो आपको सुन रहे हैं? मैं कहूंगा मैं उसको, बेटे टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तूने जो करके दिखाया है उसके ऊपर पूरा देश प्राउड फील कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, एक पिता क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वही है, जैसे भाई ने बताया है कि पूरा देश प्राउड कर रहा है, तो चिंता की कोई इसमें विषय नहीं है। जो भी होगा यहाँ बैठ के अपना बात करके संतुष्टि होगी, भाई क्या दिक्कत रही, हम फाउल कैसे हुए। चलिए, सब साथ हैं, नीरज के पिता उनके साथ हैं, उनके चाचा जी, पूरा गांव उनके साथ है और बड़ी उपलब्धि है। टोक्यो में गोल्ड आया था, अब उन्होंने सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक्स में जीता है। पानीपत से कैमरामैन ललित के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। तो देश भर से नीरज चोपड़ा को बधाइयों का दौर भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने और इतिहास रचने पर नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई। वे लगातार 2 ओलंपिक खेले और स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। भारत को उन पर गर्व है। उनकी ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा भविष्य में और भी पदक और गौरव लाएंगे। और राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वो एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वो आने वाले अनगिनत एथलीटों को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पेरिस ओलंपिक से जुड़ी और भी खबरें और बताएंगे कि आज कौन कौन सी ऐसी प्रतिस्पर्धाएं पेरिस ओलंपिक में होने वाली हैं जिससे भारत उम्मीद लगाए बैठे है। ये सब छोटे से ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात करें पेरिस ओलंपिक को लेकर के, जहां अब देखा जाए तो आज भारतीय पहलवान अमन सहरावत से कांस्य पदक की उम्मीद है। दरअसल अमन सहरावत आज 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। अमन का मुकाबला पुर्तो रिको के डारियान टोई क्रूज से होगा। इससे पहले अमन सहरावत ने क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के पहलवान जेलिम खान एपकारोव को हराया और साथ ही साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन सेमीफाइनल में जापान की रेई हिगुची से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पेरिस ओलंपिक में भारत के महिला पहलवान विनेश फोगाट को संयुक्त रूप से रजत पदक दिए जाने की मांग पर आज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सुनवाई होनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे CAS में विनेश फोगाट का पक्ष रखेंगे। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ CAS में अपील दायर करके मांग की है कि उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए और इस मामले पर फैसला अब आज ही आ सकता है। वहीं CAS में मामला आने के बाद विनेश फोगाट को मेडल मिलने की भी उम्मीद जग गई है। आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं भारतीय हॉकी टीम के, जहां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। कांस्य पदक के मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले उसने टोक्यो गेम्स में भी कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए और भारत को स्पेन के खिलाफ बढ़त दिलाई, जो अंत में निर्णायक साबित हुई। वहीं भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था और अब लगातार दूसरी बार टीम पोडियम फिनिश करने में सफल रही है। भारत के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। ऐसे में भारतीय हॉकी टीम ने उन्हें शानदार विदाई दी है। भारत की दीवार कहे जाने वाले श्रीजेश टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं। भारत ने इस तरह ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में अपना 13वां पदक जीता है। वहीं पेरिस ओलंपिक में भारत का ये 4था ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं इससे पहले भारत के 3 ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में आए थे। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में अपना 13वां मेडल जीता है। भारत अब तक रिकॉर्ड 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीत चुका है। वहीं भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने जीत के बाद जमकर जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में टीम के खिलाड़ी नाच गाकर टीम की जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र की। और आइए आपको बताते हैं कि आज कौन से ऐसे दोनों सदनों में विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की बात करें तो आज 4 विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। वहीं लोकसभा में द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 यानी कि बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024, द कैरियज ऑफ गुड्स वाईसी बिल 2024 यानी कि समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024, द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 यानी कि वहन पत्र विधेयक 2024 और रेल संशोधन विधेयक 2024
पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। ये विधेयक हैं भारतीय वायुयान विधेयक 2024 और गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024। इसके साथ ही विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। साथ ही प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान कई प्राइवेट बिल सदन में पेश किए जाएंगे। साथ ही कई प्राइवेट विधेयकों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो उच्च सदन में आज कई विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान कई सांसद प्राइवेट बिल सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में कई प्राइवेट विधेयकों पर भी चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हुए क्या 11 अगस्त को नीट पीजी 2024 की परीक्षा होगी? नीट पीजी 2024 परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए 2 लाख से अधिक छात्रों की नजर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी 2024 परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने 11 अगस्त को होने वाली इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसे स्थगित करने के लिए याचिका दाखिल की थी। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर ऐसे शहर में आवंटित किए गए हैं जहां पहुंचना उनके लिए बेहद ही मुश्किल है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि छात्रों को उनके परीक्षा के लिए आवंटित शहर के बारे में 31 जुलाई को बताया गया। साथ ही एग्जाम सेंटर की जानकारी 8 अगस्त को दी जाएगी। इतने कम समय में छात्रों को सेंटर पर पहुंचने में मुश्किल होगी, इसलिए इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी गुहार लगाई है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी किया जाए। तो 11 अगस्त को होना है नीट पीजी 2024 की परीक्षा और आज जो याचिका है वो स्थगित करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। आइए आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि एक और अहम मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल और कैप पहनने पर लगी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और प्रतिबंध के कारण अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने चैंबूर ट्राम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डी के मराठा कॉलेज के प्रतिबंध लगाने के आदेश में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रतिबंध का नियम छात्राओं के मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। ड्रेस कोड अनुशासन बनाए रखने के लिए होता है और संस्था में प्रशासन और अनुशासन बनाए रखना कॉलेज का बुनियादी अधिकार है। तो ऐसे में आज अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बुर्का पर प्रतिबंध को लेकर। ये अहम सुनवाई है जिस पर हम सभी की नजर लगातार रहेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और मामले को लेकर अहम सुनवाई होनी है जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत में लंबित 18 मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले अगस्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से सर्वे के काम पर लगी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है। तो हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर लगी अंतरिम रोक मामले पर जो है वो सुनवाई आज होनी है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। और वहीं 6 अगस्त को जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस K.V. विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और CBI और ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल S.V. राजू की दलीलें सुनी थी। 18 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया था कि वो इतने महीनों से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे भी सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। वहीं ED और CBI ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था।
ईडी ने कोर्ट के सामने दावा किया था कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं। तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है और मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की टीम क्यों पहुंची है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH की सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का नया सवेरा में। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो है चुनाव आयोग से जुड़ी। दरअसल चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा अहम दिन है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल आज मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ अंतिम बैठक करेगा। इसके बाद आयोग समीक्षा के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जम्मू जाएगा। जम्मू में चुनाव आयोग संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले कल चुनाव आयोग ने प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक की थी। साथ ही कल चुनाव आयोग ने दल ने राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी चिंताओं को समझने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया, जिससे चुनावी प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को और बढ़ाया जा सके। तो मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ आज अंतिम बैठक होगी। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम ने कल राजनीतिक पार्टियों के दलों से मुलाकात की है और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जो हैं वो ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि कल चुनाव आयोग की टीम का दौरा शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर का और 3 दिन के वो दौरे पर हैं। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई है। उससे पहले चुनाव आयोग की टीम का ये अहम दौरा माना जा रहा है। किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कब संवाददाता सम्मेलन में इसका निर्णय लिया जा सकता है और घोषणा की जा सकती है कि जल्द और कब चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, हम जानते हैं कि इस समय चुनाव आयोग की जो टीम है वो 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में है और इस समय श्रीनगर में ये टीम मौजूद है सुबह और करीब 10:30-11 बजे के आसपास ये जम्मू के लिए रवाना होगी और वहाँ पर भी कुछ आला अधिकारियों के साथ, जैसे मुख्य सचिव हैं या जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस समस्त विजिट के बारे में जानकारी देगी मीडिया को कि किस तरीके से उन्होंने कितने स्टेक होल्डर के साथ क्या क्या बातचीत की है और कितनी तैयारियां उनकी पूरी हो गई हैं। जहाँ तक उनकी कल के दौरे की बात करें तो कल उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक दलों के साथ ही बैठक की। राजनीतिक दलों के साथ बैठक सबसे अहम इसलिए और है क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर
मतदाताओं के बाद वही हैं और उन्हें ही चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारना होता है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कल जो 9 मुख्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, उसके अलावा कुछ और छोटे दलों के साथ कुल 13 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बात की, जिसमें एक एक पार्टी से 3-3, 4-4 प्रतिनिधि उन्होंने बुलाए थे और क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग पार्टियों से उन्होंने बात की थी। इसमें सभी पार्टियों ने इसी बात पर जोर दिया कि पहले तो चुनाव एक जल्द से जल्द होने चाहिए और जो रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे और ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाए ताकि वो पार्टिसिपेशन में, मतदान में भाग ले सकें। चुनाव आयोग ने इन सब बातों को नोट किया और कहा कि उनकी प्रतिबद्धता है कि कोई भी मतदाता न छूटे। इस कड़ी को वो जरूर आगे बढ़ाएंगे और हर एक वोटर तक आयोग पहुंचेगा ताकि वो मतदान कर सके। दूसरी बात यह है कि सुरक्षा के अहम पहलू है, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का एक अलग पहलू है और इस पहलू में जो तमाम घटनाएं पड़ोसी मुल्कों के साथ से होने की संभावनाएं हैं, ऐसे में इस बात की भी आशंका है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरीके की हिंसा की घटना हो। तो ऐसे में चुनाव आयोग पूरी तरीके से मुस्तैद है और सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार इस मंथन के बाद इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो चुनावों की जो तारीखें हैं वो क्या है। हालांकि ये जो समय है मौसम के लिहाज से बेहद मुफीद है। इस समय जम्मू कश्मीर में जो मौसम है एक खुशनुमा मौसम के तौर पर देखा जाता है और न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। इस हिसाब से अधिक से अधिक लोग वोट डाल सकते हैं। तो देखना होगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं और क्या जानकारियों को साझा करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी अपडेट्स देने के लिए। साथ ही आप इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर भी अपडेट आपसे हम आगे लेते रहेंगे। और इसी के साथ देखा जाए तो अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ऑकलैंड में नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी, जहां वो भारतीय प्रवासियों और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया नामक संगठन के सदस्यों के साथ बातचीत करती हुई नजर आएंगी। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की संख्या 3 लाख है और वे न्यूजीलैंड में अच्छी तरह से एकीकृत हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते के लिए रवाना होंगे। वहीं कल की बात करें तो राजकीय भोज में बोलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की कि भारतीय राजनयिक पहुंच को और बढ़ावा देने के लिए ऑकलैंड में एक वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दौरान 10 अगस्त को तिमोर लेस्ते पहुंचेंगी और ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की तिमोर लेस्ते में पहली राजकीय यात्रा है, जहां राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं और उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच किन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, देखते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की तिमोर लेस्ते से ये बेहद ही खास रिपोर्ट। दक्षिण पूर्वी एशिया का द्वीप तिमोर लेस्ते दुनिया के सबसे नए राष्ट्रों में से एक है। यह पहले कभी पुर्तगाल के अधीन हुआ करता था और पुर्तगाल से आजादी मिलने के बाद इंडोनेशिया का उपनिवेश बन गया। तिमोर लेस्ते को 2002 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया से 1.5 घंटे और ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर स्थित है। अपने 3 देशों की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां 10 अगस्त को पहुंचेंगी। तिमोर लेस्ते के लिए यह भारत सरकार की ओर से पहली राजकीय यात्रा है, जिसको लेकर यहां की सरकार, स्थानीय निवासी और भारतीय मूल के लोग काफी उत्साहित हैं। मैं 23 साल से यहाँ पे हूँ। ये पहला ओकेजन होगा जहाँ पे इतने वीवीआईपी अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आने वाले हैं यहाँ पे। तो हम पूरी कम्युनिटी की तरफ से, हमारे तरफ से बहुत शुभकामनाएं उनको। शनिवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति होजे रामोस होर्ता और प्रधानमंत्री जनाना गुस्माओ से मिलेंगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति एवं समझौता होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति जी की विजिट के साथ इंडिया और तिमोर लेस्ते के जो संबंध हैं वो और मजबूत होंगे और नए क्षेत्रों में इस पार्टनरशिप से बहुत फायदा होगा। Biotechnology, tissue culture, plant breeding, India is ahead of most of the other countries. So Indian technology can come to Timor-Leste and support the farmers of Timor. तिमोर लेस्ते और भारत का संबंध काफी पुराना है। जब गोवा और तिमोर लेस्ते दोनों पुर्तगाल की
कॉलोनी हुआ करते थे। तब गोवा से ही तिमोर लेस्ते पर नियंत्रण रखा जाता था। यह भी कहा जाता है कि उस समय गोवा से कई भारतीय आकर तिमोर लेस्ते में बस गए। भारतीय लोगों के प्रति तिमोर लेस्ते के लोगों का व्यवहार काफी बढ़िया है। यहाँ के लोग बॉलीवुड फिल्मों और संगीत दोनों के मुरीद हैं। तिमोरीस लोगों का भारतीय लोगों के प्रति रवैया बहुत अच्छा है। कोई भी भारतीय को लोग देखेंगे तो बोलेंगे मौन इंडिया मीन्स भारतीय भाई। तिमोर लेस्ते प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राष्ट्र है, जहां बड़े ऑयल और गैस रिजर्व हैं, खेती के लिए उपजाऊ जमीन है, कॉफी के क्षेत्र में उत्पादन की बड़ी क्षमता है। बस जरूरत है इस नए राष्ट्र में बुनियादी सुविधाओं एवं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की, जिसके लिए यहाँ के लोग भारत से काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली भी, और अगर यहाँ पे जो डेवलपमेंटल खास तौर पर एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी कुछ उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर भारत जो है काफी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। क्वाड हो या आसियान, स्ट्रेटेजिकली भी भारत के लिए तिमोर लेस्टे काफी इंपॉर्टेंस रखता है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, तिमोर लेस्टे। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 3 दिवसीय मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाने के साथ ही दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करना है। साथ ही भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर विजन का अहम हिस्सा भी है। विदेश मंत्री की यह यात्रा इस साल जून में नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की भारत यात्रा के बाद हो रही है। विदेश मंत्री ने इससे पहले जनवरी 2023 में मालदीव्स का दौरा किया था। और अब सिक्किम से खबर है। सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज सुबह भूकंप से धरती कांपी है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसका सर्वाधिक असर सिक्किम के सोरेंग में रहा है। यहां सुबह 6:57 पर रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए, घर की चीजें हिलने लगी और इस वजह से वो घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोगों की नींद ही भूकंप के झटके से खुली। तो सिक्किम में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और फिलहाल यही जानकारी मिल रही है। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, आज से शुरू हुआ है हर घर तिरंगा अभियान। तो समूचे देश में आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है, जो 15 अगस्त तक चलेगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का भी सभी लोगों से आह्वान किया। भावना, बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मौके पर कहा है कि तिरंगा भारत को एक सूत्र में पिरोता है और हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतिबिंब है। उन्होंने साथ ही आह्वान किया कि इस मौके पर पूरा विश्व भारत की सामूहिकता की शक्ति देखे। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए समूचे देश में 9 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया है। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को देशवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत को एक सूत्र में पिरोता है और हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर पूरा विश्व भारत की सामूहिकता की शक्ति देखे। 9 से 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा।
जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, देश के रेलवेज, देश के ट्रांसपोर्टर्स, देश के जो है बस ऑपरेटर्स, देश के जो है नागरिक उड्डयन क्षेत्र, देश के सशस्त्र बल, देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके देश के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसके साथ में जुड़ेंगे, सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स इसके साथ में जुड़ें और आम जन की भागीदारी जो सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को संसद सदस्य और मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में वर्ष 2022 में शुरू किया गया था और पिछले वर्ष 10 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे अपलोड किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो आज पूरे देश में नाग पंचमी का पर्व भी इस वक्त मनाया जा रहा है, जहां सावन के महीने में आने वाले इस पर्व का बेहद ही विशेष महत्व है और इस दिन खास तौर पर नाग देवता की पूजा की जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रांगण में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर आज विशेष तौर पर भक्तों के लिए खोला जाता है। नाग देवता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगना भी वहां पर शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरे साल में सिर्फ एक आज का दिन है जब इस मंदिर को खोला जाता है भक्तों के लिए पूजा आराधना करने के लिए। तो पूरे देश में आज मनाई जा रही है नाग पंचमी और आपको बता दें कि नागचंद्रेश्वर मंदिर की विशेष महत्वता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर प्रांगण में ये स्थित है मंदिर और ये मंदिर बेहद ही भव्य है और जिस तरीके से कृतिका ने बताया कि आज का ही दिन है जब इस मंदिर को खोला जाता है और आज भारी भक्तों की वहाँ भीड़ लगी हुई है जहाँ नाग देवता के आराधना के लिए भक्त जयकारे लगा रहे हैं। तो बिल्कुल बेहद खास तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लोग पहुँच रहे हैं। नागपंचमी के पावन पर्व पर 24 घंटे के लिए पट खोले जाते हैं और सभी श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करते हैं और जो परंपरा रही है श्री पंचायती खड़ा महानिर्वाणी की गादीपति जो भी महंत होते हैं उनके द्वारा पट खोले जाते हैं और षोडशोपचार पंचोपचार भगवान का पूजन किया जाता है। त्रिकाल पूजन की जो परंपरा है उसके अनुसार पूजन विधि निभाई गई है और अब सभी भक्त श्रद्धालु जो भी आए हुए हैं सब विधिवत दर्शन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। सभी को नागपंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और बात कर लेते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि। यह वास्तव में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। आइए हम आपको दिखाते हैं ये वीडियो। हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस, गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया। देश के लाखों नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किताबें छोड़ दी। अगर इतिहास के पन्नों को थोड़ा जोड़ करके देखें तो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम 1857 में हुआ। 1857 से 1942 तक की इस परिश्रम ने, इस आंदोलन ने एक ऐसी स्थिति पैदा की कि 1942 इसकी चरम सीमा पर पहुंचा और भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतर 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया,
चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगी अखबारों की सुर्खियां। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। और वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, जानते हैं अखबारों की सुर्खियां। और अखबारों की सुर्खियां बताने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर मौजूद है। आंचल, सुप्रभात। क्या है आज अखबारों के पिटारे से? शुक्रिया कृतिका और भावना। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दो बहुत अहम लाइनों के साथ कि दोनों ओर लिखा हो भारत, वो सिक्का उछाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, दूर तक भाला फेंक जहां तक वो जाए। 89.45 ये जो अंक है ना, इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है सिल्वर जीत कर। जब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की, और वो इकलौते भारतीय एथलीट हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण जीते, यानी कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, और साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीतकर देश का जो नाम है वो बहुत ऊंचा किया है। लेकिन अब बात करते एक ऐसी चट्टान की जो इस तरह खड़ी रही तमाम गोल्स को रोकने के लिए कि उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, श्रीजेश हमारे गोलकीपर हॉकी टीम के, हालांकि उनका रिटायरमेंट मैच था, लेकिन कान से दिलाकर उन्होंने जिस तरह से भारतीय हॉकी, जो कि हमारा नेशनल हम मानते हैं खेल है, किस तरह से भारतीयों का नाम वहां पर भी ऊंचा किया। और बहुत कड़ा मुकाबला था और लगातार भारतीय जो है वो पेरिस ओलंपिक में कीर्तिमान गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो ये अहम खबरें, और खासतौर पर जो हेडलाइन कह रही है कि चांदी सा नीरज और कांसे सी हॉकी, यानी कि दोनों खेलों में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ये दैनिक जागरण की खबर थी। दूसरी खबर हम ले रहे हैं जनसत्ता से, जहां पर पड़ोसी देश बांग्लादेश का हम जिक्र करने वाले हैं। मोहम्मद यूनिस, जिन्हें अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ लिया, अब उनके पास चुनौती दोहरी है, जहां उन्हें सुरक्षा पर भी ध्यान रखना होगा। तमाम जो अल्पसंख्यक वहां पर हैं और जो बांग्लादेशी आवाम है, एक अस्थिरता की जो सोच उनमें पैदा हो गई है। और साथ ही साथ क्योंकि वो खुद आर्थिक तौर पर कैसे 2006 में नोबेल पुरस्कार जीते और गरीबी को गरीबी से कैसे निकाला जाए, मैक्रो फाइनेंसिंग के जरिए उन्होंने कई कीर्तिमान गढ़े। क्या वो ऐसा बांग्लादेश में कर पाएंगे, ये अहम सवाल है। तीसरी खबर हम ले रहे हैं नवभारत टाइम्स से, जो कि चेक से जुड़ी हुई है। जी हाँ, चेक को प्रेजेंट क्लियर करने के लिए अब कुछ बदलाव किए गए हैं आरबीआई द्वारा। अब एक कुछ घंटों में स्कैन होकर क्लियर हो जाएगा, जिसमें 2 दिन का समय लगता था। दूसरा जो बड़ा ऐलान आरबीआई गवर्नर साहब द्वारा किया गया वो ये है कि आपका जो टैक्स है, जो आप यूपीआई के जरिए अगर उसका पेमेंट करते हैं, तो उसका दायरा पहले 1 लाख था, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, तो यहाँ पर लिमिट बढ़ाई गई। और तीसरा जो फैसला लिया गया वो ये है कि जो डेलीगेटेड पेमेंट्स की सुविधा है वो यूपीआई में दी गई है, यानी कि अगर आपके बिहाफ पर कोई यूपीआई पेमेंट करना चाहता है, मान लीजिए आपके बच्चे हैं, आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो वो भी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम फैसले लिए गए आरबीआई द्वारा, और हालांकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। चौथी और आखिरी खबर जो कि हिंदुस्तान से है, भाई हाय गर्मी हमने बहुत कर लिया, लेकिन जुलाई का अगर हम महीने की बात करें तो 13 महीने से जो ये सिलसिला चल रहा था वो अब टूट गया है। और ये टूटा क्यों, इसकी कमर तोड़ी है अल नीनो ने, क्योंकि अल नीनो कहीं ना कहीं
कमज़ोर होता हुआ नज़र आया और उसकी वजह से ख़ास तौर पर हमने देखा कि जो तापमान है उसमें गिरावट आई है और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जैसे लगातार मानसून और सक्रिय हुआ और तराई चाहे फिर वो हिमालयी क्षेत्र हो वहाँ पर जमकर जो बरसात हुई है जो राष्ट्र का अन्नदाता है उसके लिए खुशी की खबर है। लेकिन अब गर्मी से कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई ये तमाम अखबारों की सुर्खियाँ आप सबके लिए। अब वापस चलते हैं हमारी दोनों सहयोगी कृतिका और भावना के पास। धन्यवाद आंचल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब और देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना के त्यागपत्र और देश छोड़ने के बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर कल शपथ ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मोहम्मद यूनुस के कैबिनेट में फिलहाल 13 लोग शामिल हुए हैं। हालांकि कैबिनेट में शामिल सदस्यों को सलाहकार का ही दर्जा दिया गया है, मंत्रियों का नहीं। कैबिनेट सदस्यों में असंतुष्ट छात्रों के दल के शीर्ष नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल हैं। इन लोगों ने कई हफ्तों से देश में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 17 साल बाद किसी अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन बांग्लादेश में हो चुका है और 13 लोगों को शपथ दिलाई गई है और इन लोगों को मंत्रियों का दर्जा नहीं दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवल परमार जुड़ चुके हैं। नवल, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और अभी भी कानून व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, इस बीच अंतरिम सरकार का गठन ज़रूर हुआ है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मोहम्मद यूनुस पे। किस तरीके की चुनौतियां हैं और कैसे आगे उबरने के लिए निर्णय लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है और उसको आर्मी का सपोर्ट। ये जो सिचुएशन हालात जो हुई थी उसके बाद जिम्मेदारी जो है आर्मी के ऊपर आई थी और आर्मी के जनरल जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम बहुत जल्द इंटरिम गवर्नमेंट बनवाएंगे और उसके साथ जल्द ही हम इलेक्शन करवाएंगे, नेक्स्ट फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे। तो जो प्रोफेसर यूनुस है उनके सामने जो चुनौतियां है उसमें पहले तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है, कानून व्यवस्था ठीक करने का, वो सबसे पहले है। क्योंकि पुलिस फोर्स जो है वो 5 अगस्त को जैसे वारदात हुई, मैडम हसीना का रिजाइन हुआ और लोगों का जो मार्च हुआ, उसके बाद पुलिस फोर्स जो है अपना ड्यूटी से बच रहा है, ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं और कुछ हद तक उनका इन्वॉल्वमेंट भी था इस मोमेंट में प्रोटेस्ट को दबाने में। कुछ ऑफिसर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे उसको प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। तो पुलिस में काफी डर का माहौल है। जब तक पुलिस फोर्स जो है वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेगा तब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने में दिक्कत होगा। क्योंकि आर्मी जो है वो है ऑन फील्ड, ग्राउंड पे है, लेकिन आर्मी इज नॉट ट्रेन फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो एक तो ये चुनौती है। दूसरा चुनौती ये है कि लोगों ने इस जो मार्च में जुड़े या जो लोग रास्ते पे आए उनका डिमांड ये नहीं था कि किसी मैडम हसीना को रिप्लेस कर किसी और को बिठा दे और वो शासन करे। उनका डिमांड ये है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और उसके लिए उनका जो रोल मॉडल है, जो यूथ जो है, अभी जो लोग रास्ते पे थे, सड़क पे थे, रोड पे थे, उनका डिमांड ये था और उनका एस्पिरेशन ये है कि हमारे वहां पे भी इंडिया के जैसा डेमोक्रेसी क्यों ना हो। तो इंडियन डेमोक्रेसी उनके लिए एक रोल मॉडल है और वो चाहते हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन हो। तो मोहम्मद यूनुस के सामने और उनकी जो कैबिनेट है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और आर्मी के साथ भी ये चुनौती है कि कितना जल्द वो इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होता है। और उसके लिए जरूरी होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का। जो नवल, यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है, लेकिन साथ ही नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि वहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी कही है। इस मसले पर मोहम्मद यूनुस के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी? बहुत संक्षेप में बताइएगा।
हाँ, कोई भी जो गवर्नमेंट का हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनके लिए अपने जितने भी सिटीजन्स है, वो कोई भी धर्म या जात या किसी से जुड़े हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है। वो तो वो एक हेड, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हो तो उनका फेलियर है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी तो कोई भी हेड की रहती है, उनका प्रयास उसमें होना ही चाहिए जी। लेकिन उसके साथ साथ उनके सामने जो आर्थिक मुद्दे हैं, जैसे लोगों की समस्याएं थी, इन्फ्लेशन था, मुद्रास्फीति, या उसके साथ साथ प्राइस राइज है और डिवैल्यूएशन। जी नवल, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है मोहम्मद यूनुस के पास। अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से बात की जाए तो भी बहुत अहम रहने वाला है। फिलहाल नवल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगी मौसम से जुड़ी जानकारी, आप कहीं मत जाइए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आप जान लेते हैं मौसम का हाल और देख लेते हैं देश भर में अलग अलग राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की आज से हो रही शुरुआत पर देशवासियों को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें। तो हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील की है और साथ ही साथ सेल्फी अपलोड करके harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए और शेयर करने के लिए आह्वान किया है। तो नया सवेरा के सभी दर्शकों से भी आह्वान किया जा रहा है कि आप भी अपने घर के बाहर तिरंगा लगाएं और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर, इस जश्न पर भागीदार बने। बिल्कुल, और इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आप सभी से अलविदा और विदा कहने का, लेकिन कहीं मत जाएगी क्योंकि अब अगले सोमवार को हम फिर हाजिर होंगे नया सवेरा में और भी देश से जुड़ी तमाम खबरों का। तब तक के लिए मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर,